हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं रूसो से संबंधित एक बिंदु, डिस्कशन का एक बिंदु और एक पॉपुलर क्वेश्चन कि यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन ही है जिसका सिर काट दिया गया है। ये एक वॉहन का स्टेटमेंट है जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है? बेसिकली क्या है, ये दोनों के संप्रभुता संबंधी जो विचार हैं उसमें जो भी निरंकुशतावादी तत्व हैं दोनों में वो कौन से हैं, ये हमें इसको चेक करना है और दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये क्यों कहा जा रहा है कि वो शीर्ष विहीन है। रूसो का जो संप्रभु है उसको शीर्ष विहीन क्यों कहा जा रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है संप्रभुता के संबंधी विचारों में, ये हमें देखना होगा। रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवायथन ही है जिसका सिर काट दिया गया है, या रूसो का संप्रभु हॉब्स का शीर्ष विहीन लेवायथन ही है, ये कहा जाता है। पहले हम ये जान लें कि लेवायथन एग्जैक्टली क्या है। बाइबल में लेवायथन एक समुद्री राक्षस है जिसका प्रतीकात्मक प्रयोग हॉब्स ने राजशक्ति के लिए किया है। 1651 में प्रकाशित उसकी पुस्तक के फ्रंट पेज पर इसका चित्र हॉब्स ने दिया है और जो चित्र है उसमें इसकी देह छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है। उसके मुकुट वाले शरीर में मुकुट लगा रखा है उसने। उसके शरीर के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्म दंड है, मतलब शासन और धर्म दोनों उसके हाथ में है। उसके मस्तक पर ये शब्द अंकित हैं कि भूतल पर इसके तुल्य शक्ति रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये उसने एक सिंबल के रूप में लेवायथन को यूज किया है अपने संप्रभु के लिए, अपने स्टेट के लिए। और रूसो ने भी जो अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रंथ लिखा तो लगता है कि रूसो भी इससे सहमत था और उसने भी, रूसो का जो संप्रभु है वो सामान्य इच्छा है, तो रूसो ने भी जो चित्र दिया है उसके फ्रंट पेज पर वो शीर्ष विहीन लेवायथन का चित्र दिया है। तो वैसे बेसिकली दोनों में शीर्ष से मतलब है हमें कि हॉब्स का जो संप्रभु है वो एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह है, वो बहुत ताकतवर है, जबकि रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत ताकतवर है, निरंकुश है, पर उसका शीर्ष नहीं है, मतलब वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, एक पर्टिकुलर एक समूह नहीं है, बल्कि वो सारा जन समाज है। तो दोनों निरंकुश हैं, दोनों एक समुद्री राक्षस की तरह शक्तिशाली हैं, पर दोनों में बेसिकली अंतर है। ताकतवर होने के बावजूद भी हॉब्स का जो संप्रभु है वो शीर्ष विहीन है, मतलब वो कोई एक पर्टिकुलर एक राजा या कोई एक व्यक्ति नहीं है। तो हम इसको और विस्तार से समझने के लिए हॉब्स और रूसो में जो भी निरंकुशतावादी तत्व दिखाई देते हैं, मतलब इस चीज़ को लेकर के दोनों में जो समानताएं दिखाई देती हैं वो आज हम देख लेते हैं, और फिर जो असमानताएं दिखाई देती हैं वो भी देखेंगे। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं हॉब्स व रूसो में समानताएं या निरंकुशतावादी तत्व। हालांकि ये कथन विचित्रतापूर्ण है क्योंकि रूसो लोकतंत्रवादी और लोकप्रिय संप्रभुता के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जबकि हॉब्स निरंकुश प्रभुसत्तावादी के तौर पर जाना जाता है। फिर भी दोनों के प्रभुसत्ताधारी में अनेक समानताएं हमें दिखाई देती हैं। जैसे पहला बिंदु हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हॉब्स के लेवायथन की भांति सामान्य इच्छा भी सर्वोच्च संप्रभु है। इन दोनों के ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है, ये अल्टीमेट डिसीजन मेकर है, इनके ऊपर और कोई नहीं है। दूसरी जो दोनों में समानता दिखाई देती है कि दोनों निरंकुश हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उनके ऊपर कोई दैवी कानून या प्राकृतिक नियम या प्राकृतिक कानून का कोई बंधन नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून का भी कोई बंधन नहीं है, तो वो पूरी तरह से मुक्त हैं, पूरी तरह से निरंकुश हैं, हॉब्स का लेवायथन भी और रूसो की सामान्य इच्छा भी। तीसरी बात कि दोनों ही अपने संप्रभुओं को अखंड, अदेय और अविभाज्य बताते हैं, मतलब दोनों की नज़र में संप्रभुता को ना तो बांटा जा सकता है, ना किसी को दिया जा सकता है, ना हस्तांतरण किया जा सकता है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो एक है, अखंड है। हॉब्स भी और रूसो भी दोनों ही अपने संप्रभुओं को सर्वदा न्याय संगत और उचित मानते हैं। हॉब्स भी और रूसो भी
5वीं बात, आज्ञा पालन की अनिवार्यता दोनों ही रखते हैं। हॉब्स भी प्रजा से अपेक्षा करता है कि वो हर हालत में राज्य की आज्ञा का पालन करेगा, और रूसो भी बहुत बड़ा लोकतंत्रवादी होते हुए भी वो ये कहता है कि यदि व्यक्ति स्वार्थ से संचालित हो रहा हो तो सामान्य इच्छा उसको अपनी आज्ञा पालन के लिए मजबूर कर सकती है। तो दोनों ही व्यक्तियों को, प्रजा को आज्ञा पालन की अनिवार्यता रखते हैं। छठी बात, समस्त कानूनों और न्याय का स्रोत दोनों संप्रभु को ही मानते हैं। हॉब्स लेवायथन को, राज्य को समस्त कानूनों का सृष्टा मानता है, उसके आदेश ही कानून होंगे ऐसा मानता है। और न्याय भी, क्योंकि कानूनों से जुड़ा हुआ होता है, तो न्याय का स्रोत भी हॉब्स लेवायथन को मानता है। और यहाँ रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा को समस्त कानून और न्याय का स्रोत मानता है। दोनों ही प्राकृतिक अधिकार जैसी किसी वस्तु को नहीं मानते। हॉब्स भी समस्त अधिकारों का समर्पण करवा देता है व्यक्ति से समझौते के वक्त, और रूसो भी सारे अधिकारों का समर्पण करवा देता है समझौते के वक्त। जबकि लॉक को हम देखते हैं कि लॉक प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करवाता है, वो उसे व्यक्तियों के पास ही छोड़ देता है, जबकि हॉब्स और रूसो दोनों नहीं छोड़ते हैं किसी भी अधिकार, वो समूची शक्तियों का परित्याग समर्पण समझौते के वक्त करवा देते हैं। 8वीं बात कि दोनों ही मानते हैं कि कानून के पालन में वास्तविक स्वतंत्रता है। इसलिए रूसो पर आरोप है कि वो जर्मन, ये आलोचना की जाती है कि रूसो पर आरोप है कि जर्मन आदर्शवाद का वो अग्रदूत है, और कांट और हीगल के निरंकुशतावादी सिद्धांतों का प्रेरक कह करके उसे आलोचित किया जाता है। पर हम देखते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं दोनों के सिद्धांतों को, कि यह पूर्ण सत्य नहीं है, और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों में बेसिक अंतर है, दोनों में आधारभूत अंतर है, और दोनों बिल्कुल उलट है। जहाँ हॉब्स का संप्रभु, यहाँ पहला पॉइंट हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हॉब्स का संप्रभु एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह है, जबकि रूसो का समस्त समाज है, पूरी सारे लोगों का जो एक समुदाय है वो संप्रभु है। तो ये बिल्कुल एक उलट बात हो गई, एक अपोजिट बात हो गई। तो यदि हॉब्स का संप्रभु निरंकुश होता है तो यहाँ व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं पर, अधिकारों पर बहुत जबरदस्त अंकुश लग सकता है, जबकि रूसो का संप्रभु तो समस्त समाज है, तो इसलिए व्यक्तियों पर कोई उसके निरंकुश होने से या संपूर्ण संप्रभु होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, हॉब्स का संप्रभु विधि निर्माता, कार्यपालक और न्यायाधीश तीनों हैं। हॉब्स सारे अधिकार संप्रभु को देता है, जबकि रूसो सिर्फ विधि निर्माता मानता है उसको। तीसरा जो दोनों में अंतर दिखाई देता है संप्रभुता को लेकर के, कि हॉब्स का व्यक्ति आत्मरक्षा के अतिरिक्त सब कुछ खो देता है। हॉब्स वैसे सब कुछ दिलवा देता है, बट एक आत्मरक्षा के लिए जरूर बात करता है कि वो व्यक्ति आत्मरक्षा की वजह से राज्य के विरुद्ध जा सकता है। हालांकि समझौते के वक्त उसने ये बात नहीं कही। रूसो का व्यक्ति संप्रभुता में भागीदार होने की वजह से कुछ नहीं खोता, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों से समझौता करता है, जिसमें खुद भी वो एक पार्ट है। तो इसकी वजह से वो एग्जैक्टली सब कुछ देने के बावजूद भी, सारी शक्तियां सौंपने के बावजूद भी कुछ नहीं खोता, क्योंकि उसको अपने सामूहिक रूप में खुद प्राप्त कर लेता है। चौथी बात कि हॉब्स के संप्रभु पर नैतिकता का कोई बंधन नहीं है, जबकि ये हम पढ़ चुके हैं कि सामान्य इच्छा का न्यायपूर्ण होना आवश्यक है, क्योंकि सामान्य इच्छा तो सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का ही योग है, जो कि नैतिक होती है स्वाभाविक रूप से। तो ये बेसिकली दोनों में अंतर। लास्ट में हम रूसो का महत्व और योगदान देख लेते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में, कि रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि उसने हम पढ़ चुके हैं कि उसने कहा सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, तो हमें वो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक, इवन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का फेवर करता हुआ दिखाई देता है। रूसो फेमस है अपनी लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा के लिए, क्योंकि वो संप्रभुता की शक्ति किसको सौंपता है, सारे जन समुदाय को सौंपता है, सारी जनता को सौंपता है, मतलब वो लोकप्रिय संप्रभुता के फेवर करता है। उसको तीसरा बिंदु हमने यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद का पोषक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने एक बात कही कि सामान्य इच्छा क्योंकि एक होती है, वो सबकी होती है, तो इससे ऑटोमेटिकली एक राष्ट्रवाद का पोषण होता है। उसको चौथी बात कि लोकतंत्र और समाजवाद के मेल के लिए भी याद किया जाता है। लोकतंत्रवादी तो वो था ही, डिक्लेयर्ड लोकतंत्रवादी,
और उसके विचारों में हमें निजी संपत्ति की आलोचना दिखाई देती है, बहुत तीव्रता से विषमता के अंत की इच्छा दिखाई देती है, और ये दोनों समाजवादी फैक्टर दिखाई देते हैं। और जनता की इच्छा से शासन हो, ये तो सर्वत्र हर जगह हम पढ़ भी चुके हैं। तो उसके विचारों में लोकतंत्र और समाजवाद का मेल दिखाई देता है, जो कि एक बिल्कुल पॉपुलर शासन प्रणाली या विचारधाराएं हैं। इनका मेल एक बहुत पॉपुलर विचारधारा है आजकल के समय में। पांचवी बात, व्यक्तिवाद और निरंकुशता का तालमेल दिखाई देता है। ये बड़ी रूसो का कंट्रीब्यूशन है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम रूसो की पढ़ चुके हैं। GDH कौल भी कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो रूसो का ग्रंथ है, वो राज दर्शन की दृष्टि से महानतम ग्रंथ है। धन्यवाद।